नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से संजय कुमार जी, जिन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किए हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप खुद चकित रह जाएँगे और आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से इन्होंने ये सारे जो बदलाव हैं वो किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार जी, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ संजय कुमार जी को। बहुत-बहुत नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है और नवरात्र की बहुत-बहुत बधाई आपको। धन्यवाद राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपके व्यूवर्स को और चाहने वालों को भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए। सबसे पहले तो सर आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपने मतलब मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था कि सर मैं आपको लाइव लेना चाहती हूँ और आप तुरंत रेडी हो गए। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। और आज इसलिए मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मैंने जो आपका प्रोफाइल है देखा कि आपने बच्चियों के लिए, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया। तो आज नवरात्र का प्रथम दिवस है और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति फेज़ 5 आज से स्टार्ट किया है। तो ऐसे मौके पर अगर आपके साथ चर्चा होगी तो ये चर्चा बिल्कुल सार्थक होगी। तो सर थोड़ा-सा जो इंट्रोडक्शन है आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं राजस्थान के खैरतल जिले के हरसोली गांव का निवासी हूं। मैं एक शिक्षक हूं। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और समाज में शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच और समाज को बदलने का एक माध्यम है। बहुत शानदार। सर मैं जानना चाह रही थी कि आप 2018 में वहाँ पर आए ट्रांसफ़र में और आपकी नियुक्ति उससे पहले की है। तो आपने देखा कि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो विद्यालय नहीं आ रही। तो फिर सबसे पहला प्रयास आपने क्या किया? वहाँ पर कितने बच्चे थे लगभग? जी, गिरवास कंजरान 3000 की आबादी वाला गांव था और मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो एक डिफरेंट कल्चर का, एक डिफरेंट कम्युनिटी का गांव था। शुरुआत में मेरे मित्रों ने और मेरे चाहने वालों ने मुझे सलाह भी दी थी कि आप वहाँ ना जाए, क्योंकि वहाँ के कल्चर से और वहाँ के परिवेश से आप मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन ड्यूटी थी, जाना ज़रूरी था, तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि 130 बच्चों का नामांकन, और उनमें जी। लड़कियां तो ना के बराबर थी। जबकि गांव में बहुत सारे बच्चे थे। गांव में बच्चे हैं लेकिन स्कूल में नहीं हैं। यह बहुत हैरान करने वाली बात थी उस समय। फिर आपने गाँव में मतलब क्या किया जाकर कि 130 बच्चे से अब संख्या सीधे 600 हो गई? ऐसी क्या घुट्टी पिलाई गाँव वालों को और बच्चियों को कि संख्या बढ़ती ही चली गई? जी, पहले तो स्टाफ साथियों से कंसल्ट किया कि सर ऐसा क्या है कि गांव में बच्चे हैं और स्कूल में नहीं। तो जो स्टाफ साथी वहाँ पहले पुराने से रह रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। अभिभावक ज़्यादा जागरूक हुँ। नहीं है, ना तो उन्होंने शिक्षा ली है और ना ही वो शिक्षा के बारे में ज़्यादा भय खाते हैं। उनको अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो खुद से ही मुझे ख्याल आया कि यदि अभिभावकों को जागरूक किया जाए और उन्हें शिक्षा के जागरूक किया प्रति यदि जाए। सचेत किया जाए, तो निश्चित रूप से एक बदलाव तो आ सकता है। और स्टाफ साथी भी शिक्षक थे, तो वो भी इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ते चले गए। तो हमने सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर एक गैर सरकारी सर्वे पूरे गांव में किया। तो उस सरकारी सर्वे में हम गैर सरकारी सर्वे में हमने पाया कि विद्यालय पूरे गिरवास गांव में अभी भी 450 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े थे हमारे लिए भी। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें एक चीज़ मैंने देखा कि वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई हैं। तो ये सोचकर मतलब आपको लगा कि इसको इन लोगों को समझाना बहुत कठिन होगा या आपके रास्ते में आप जब समझाने जाते होंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपको आपको फेस करनी पड़ी होंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है वहाँ पर समझाना। और दुःख भी होता होगा कि जो हमारी महिलाएँ हैं कुछ महिलाएँ आसमान में उड़ रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं,
जहाज चला रही हैं, और इधर क्या कहते हैं हमारी कुछ अंतरिक्ष में जा रही हैं, और इधर हमारी महिलाएं वेश्यावृत्ति में पड़ी हुई हैं, जिसका नाम लेना भी हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों से आप मतलब फेस टू फेस मिले होंगे, तो कैसा लगा होगा? उनकी दुखद जो कहानी है वो आपने सुनी, या फिर आपने उनको किस तरह से मोटिवेट किया? जी, बिल्कुल, जब मैं शुरुआत में जब उस गाँव में गया तो मुझे वो इंडिया से बिल्कुल या इंडिया के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट गाँव लगा, क्योंकि इंडिया में तो अपना अभियान चल रहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ। और बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में तो बेटी होना पुराने समय में एक अभिशाप माना जाता था। लेकिन इस जी। गाँव का कल्चर बिल्कुल अलग था। यहाँ पर तो बेटी होना गर्व की बात है, और यदि बेटा हो गया तो वो बेटे के लिए भी और गाँव के लिए भी एक अभिशाप सा हुआ था। और जिसके जितनी ज्यादा बेटियां उसको उतना ज्यादा सम्मान, उसका समाज में उतना ज्यादा ऊंचा रुतबा। क्योंकि बेटियां यहाँ पर कमाई का साधन थी कि भाई जितनी ज्यादा बेटियां होंगी परिवार में कमाई के उतने ज्यादा स्रोत होंगे। अच्छा, बहुत इस तरह मुश्किल की था। सोच वहां पर थी उस जी। गांव में। और क्या राजस्थान जो हमारा राजस्थान है पूरा, क्या वहां पर भी इस तरह का कल्चर है कि लड़के होंगे तो ज्यादा अच्छा है, लड़कियां होना ठीक नहीं? जी हाँ, पिछले दशक में ऐसा था, लेकिन अब के दशक में ऐसा नहीं है। चीजें लिंगानुपात में भी काफी बदली? बदलाव आया है। सरकारी योजनाएं और सरकार ने लोगों को जागरूक किया है, तो अब तो इतना भेदभाव नहीं रहा है राजस्थान में भी। तो आपने जो लोग, जो औरतें वहां पर थी जो वेश्यावृत्ति में पड़ी हुई थी, तो उनको भी जागरूक किया कि वो इस चीज से अलग हटें, कुछ अलग काम करें, या सिर्फ जो उनकी बच्चियां हैं उनके लिए ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया? नहीं, उनकी माताओं को भी हमने हम उनकी माताओं से भी हमने बात की, उनसे भी तो उनका भी एक डर था कि उनके तो क्या है कि जो माता पिता थे, उनके जो अभिभावक थे, उन्होंने समय रहते इस चीज को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया कि यह एक गलत कार्य है और इससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अपने बच्चों के लिए और अपनी बेटियों के प्रति वो सजग हैं इस मामले में कि हमें अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को आगे इस रास्ते पर नहीं ले जाना है, उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाए। वो हमसे प्रार्थना भी करते थे, कई तो अभिभावक हमसे गिड़गिड़ाते थे कि सर हमारे बच्चों को यहाँ से निकाल लो। हम्म। वो समझ रहे होंगे कि ये एक दलदल है, अगर यहाँ पर एक बार फंस गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो आपने एकदम वहां पर मुझे लगता है एक मसीहा की तरह काम किया उन लोगों की जिंदगी संवारने में। आपको सैल्यूट है। और जो लोग ना कन्या पूजन की बात करते हैं, तो कन्याओं की सिर्फ पूजा मत कीजिए भाई, उनको सम्मान दीजिए, उनको अच्छी जिंदगी दीजिए। और मुझे लगता है जो हमारी दुर्गा माता है, हमारी काली माता है, वो इन चीजों से ज्यादा खुश होंगी। क्योंकि पूजा करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज है। अगर बड़ी चीज है तो किसी लड़की की जिंदगी संवार देना, जो कि आप कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा सर, आपने बताया कि जो 12th पास लड़कियां हैं वहां की, जब वो 12th करके कहीं आगे जा रही हैं, तो वहां पर भी लोगों ने मतलब ये चीज मतलब विरुद्ध करने लगे, इसका विरोध करने लगे वो लोग कि नहीं, हम बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगे, गांव की लड़कियां किसी दूसरे शहर में जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो इस चीज को कैसे आपने हैंडल किया? जी, पहले हमारा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय था। राखी जी, केवल 8वीं क्लास तक ही बच्चे पढ़े करते थे, और उसके बाद में बच्चों का पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं था, बच्चे नहीं पढ़ते थे, बस 8वीं क्लास लास्ट, क्योंकि वो गांव में 8वीं क्लास तक का ही विद्यालय था। अन्य गांव से यह गांव कट के रहता था, उनमें मेल मिलाप जी। नहीं होता था इतना। तो 8वीं क्लास पास करने के बाद में उनकी शिक्षा का एंड हो जाता था। ऐसे ही 2017 में 8वीं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था ईसा सुंदरलाल की लड़की थी। उसने कहा कि सर मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो हम्म। अब आगे पढ़ना चाहते हो, तो हमने कहा कि देखो गांव से बाहर जाना होगा। तो बोले कि सर कैसे भी हो मुझे पढ़ना है। हमने उनके घर वालों से बात की, घर वाले भी बहुत जागरूक थे। उन्होंने कहा कि सर हमें यहाँ से निकलना है, चाहे उसका परिणाम हमें हम्म। कुछ भी मिले। तो हमने उस बच्चे का गांव से बाहर जाकर 9वीं क्लास में एडमिशन कराया। तो उसी में ही गांव में जो प्रभुत्ववादी लोग थे, जो समाज को या समाज के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन तब तो थोड़ा थोड़ा कम रहा। जैसे ही बच्चे ने 10वीं जी। क्लास पास की, 11वीं 12वीं क्लास पास करने के बाद में जैसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो तुरंत ही समाज के ठेकेदारों ने एक पंचायत बुला ली।
और हम्म। पंचायत बुलाकर उस पंचायत में हमें आने की परमिशन नहीं दी कि यह हमारे गांव का और समाज का मामला है, किसी बाहरी व्यक्तियों को आना नहीं है। और हम्म। उन्होंने पंचायत कर कर उस परिवार को गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। हम्म। जैसे ही हमें पता चला, हम बिल्कुल शॉक्ड रह गए, हैरान रह गए कि एक बच्ची जो पढ़ना चाहती है उसके परिवार को इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है उसी के समाज के द्वारा। हम्म। हम तो बिल्कुल हताश हो चुके थे। जो अब तक हमें उत्साह था, जो जोश था अभिभावकों को समझाने का और लोगों में जो रुझान था पढ़ने का, वो इस एक फैसले पर आकर हम हताश हो चुके थे। अगले दिन जब हम उसके परिवार से मिलने के लिए गए कि भाई अब देखो, गांव के और समाज के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता, तो हमें यह जो डर था कि अब हमारी यह मुहिम शायद नाकामयाब हो रही है, तो यह डर हम्म। हमारा केवल उनके दरवाजे तक रहा। जैसे हमने उसके दरवाजे, घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, तो हमने देखा कि उस परिवार का तो माहौल बड़ा सकारात्मक था। तो हम्म। हमने पूछा कि भाई आपका क्या डिसीजन रहा, आपके साथ में बुरा किया? तो उनका कि सर कोई डिसीजन बुरा नहीं है हमारे साथ, हम गांव छोड़ना मंजूर करेंगे लेकिन पढ़ना छोड़ना मंजूर नहीं करेंगे। बहुत शानदार। आपके प्रयास सफल हुए और आपको खुशी हुई होगी कि जो चीज आप चाह रहे हैं वो वाकई में हो रही है, और सब लोग जो हैं वो समझ रहे हैं चीजों को, पढ़ाई के प्रति जो उनकी मतलब सोच है, जो नजरिया है वो बदल रहा है। अच्छा, कुछ लोग आपको, जो आपके बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि जैसे अखबार रोज आता है वैसे ही संजय सर रोज आते हैं, अपनी छुट्टियां तक नहीं लेते हैं। तो जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होती? जो आपकी जो छुट्टियां मिल रही हैं विभाग से, आप वो भी नहीं ले रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं। बच्चों में तो सकारात्मक नजरिया है बच्चों का, लेकिन आप अपनी फिर पर्सनल चीजें कैसे हैंडल करते हैं? जी देखिए राखी जी, 2016 में मैं एक आईपीएल मैच देख रहा था जिसमें विराट कोहली गुजरात लायंस के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। तो उससे हम्म। पहले का जो मैच का जो प्रीव्यू आ रहा था उसमें ये बताया जा रहे थे कि पिछले मैच में विराट कोहली को दाएं हाथ के अंगूठे पर फ्रैक्चर हुआ है और 9 टांके आए हैं, तो शायद अब वो मैच ये हम्म। नहीं खेलेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि आईपीएल का मैच जब वो शुरू हुआ गुजरात लायंस के खिलाफ, तो विराट कोहली मैच में खेलने के लिए उतरे और उस मैच में उन्होंने शतक भी लगाया। तो जब वाह। मैच, हाँ, खत्म होने के बाद में जब किसी पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि सर आपको तो हाथ में स्टिच आए हुए थे, उसके बाद भी आप खेले और आपने शतक लगाया, तो विराट कोहली ने हम्म। मुस्कुरा कर कहा कि मैं कभी भी अपने पर्सनल इश्यू को प्रोफेशनल में आड़े नहीं आने देता। ये मेरे हाथ पे लगी थी, ये मेरा पर्सनल इश्यू था, लेकिन टीम को मेरी जरूरत थी, ये मेरा प्रोफेशनल है। तो यही बहुत धारणा शानदार। बनाकर मैंने भी सोचा कि मेरी पर्सनल यदि कोई मुझे काम है तो वो मेरे प्रोफेशनल में आड़े ना आए। मैं उनको टाला करता था कि कोई काम आज ज्यादा जरूरी तो नहीं है, यदि जो काम मैं टाल सकता हूँ, स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंस है कल के लिए या छुट्टी के लिए, किसी अन्य दिन के लिए, तो इस तरह से एक एक दिन मैं उस काम को टालता गया और छुट्टी के बाद में उस काम को करता भी गया, तो कोई काम ऐसा बाकी भी नहीं रहा और सारे के सारे काम होते भी चले गए। लड़कियों ने जब पढ़ना शुरू किया और जब आगे बढ़ी, 12th पास करके जब और आगे पढ़ने के लिए देखा, तो आर्थिक समस्या आ रही थी उनके सामने। तो आपने मतलब लाडो वंदन फाउंडेशन बना दिया कि हाँ भाई, सब सारी लड़कियां पढ़ने जाएं, और अगर उनको आर्थिक रूप से कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हम उनकी मदद करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप अपनी सैलरी से करते हैं या आपके स्टाफ वगैरह उसमें हेल्प करते हैं? कैसे इसकी प्रोसेस होती है? जी, जब फील्ड में गए और अभिभावकों से जाकर संपर्क किया और स्कूल में उनके न भेजने के या फिर उनके जब आर्थिक हालातों को देखा, तो तकलीफ बहुत हुई कि किस तरह से लोग कितनी मुश्किलों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी समय मन में एक विचार आया कि हर बेटी एक लाडो होती है, उसे सिर्फ बहुत एक शानदार। हाँ, उसे सिर्फ एक अवसर की जरूरत होती है कि अगर समाज उसे एक अवसर दे तो हर बेटी, हर लाडो अपने सपने पूरे कर सकती है। तो उस लाडो को, उस बेटी के लाडो के रूप में जो हमने उसको नाम दिया था, हर बेटी हमारे लिए एक लाडो थी, तो उसके कोई भी सपने अधूरे ना हो, उसके मार्ग में आने हम्म। वाली हर बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हमने लाडो वंदन फाउंडेशन की स्थापना की थी। और यह एक फाउंडेशन नहीं था, यह एक मिशन था कि गांव की हर बेटी शिक्षा से जुड़े पढ़ और सके। अपने सपनों को साकार करे।
बहुत शानदार। आज बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक तो ये लाडो शब्द इतना प्यारा है, मुझे लगता है राजस्थान में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। और आपने मतलब पूरा फाउंडेशन बना दिया लड़कियों की शिक्षा के लिए। और नवरात्रि के पहले दिन आज हम लोग इतनी सकारात्मक बात कर रहे हैं, वो भी किशोरियों के लिए, बच्चियों के लिए, ताकि उनकी शिक्षा किसी भी तरह से ना छूट जाए। मैं देख रही हूँ आपकी जो कोशिशें हैं, पहले स्कूल ज्वाइन किया, वहां के हालात देखे, वहां के समाज को देखा, बच्चे देखे कम हैं, बच्चों को बुलाया, अपने पेरेंट्स को समझाया, बच्चियों को हाई स्कूल इंटर करने का हौसला दिया, उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए। अच्छा, अब आगे और क्या क्या प्लान है सर आपके? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनकर कि क्या गजब के व्यक्तित्व हैं आप। और दर्शकों को बता दूं कि हम अभी जो दिल्ली में हम लोग गए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सम्मानित होने के लिए, तो उसमें से संजय कुमार जी का नाम भी था राजस्थान से। और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए थे, तो वहीं पर हमारी मुलाकात हुई। हमने देखा कि आप इतने कर्मठ हैं और शिक्षा के प्रति आपका इतना लगाव है, खासकर किशोरियों के प्रति। तो हमने सोचा क्यों ना आपको लाइव टॉक विद राखी पर बुलाया जाए। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं ऐसे लोगों के साथ एक सार्थक चर्चा करती हूँ जो वाकई में धरातल पर कुछ काम कर रहे हैं। तो सर आगे आपके कुछ और प्लान है या इन्हीं प्लान्स को लेकर आगे बढ़ने के इरादे हैं? हाँ जी राखी जी, आपके साथ दैनिक भास्कर वहाँ पुरस्कार में अवार्ड समारोह में मिलने के बाद जब मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया तो विभिन्न हस्तियों के साथ में आपने इस तरह से लाइव टॉक किया हुआ था, तो मैं भी सोचता था कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि और मुझे नहीं पता इसका था कि मेरा मतलब नंबर चैनल इतनी अच्छा जल्दी। काम कर रहा है। बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी फरियाद इतनी जल्दी सुन ली जाएगी, तो मैंने तुरंत ही आपसे जैसे ही मुझसे पूछा, मैं तो बिल्कुल तैयार था कि हाँ, मैं तो आना चाहता हूँ इस पर पहली बार। अब देखिए, लाडो बंधन फाउंडेशन जब स्थापना की थी तो मेरे जो दोस्त थे और जो मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। राखी थी, मुझे जीवन में दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। वो मेरे हर बहुत कदम पर बढ़िया। हर, हाँ, मेरे साथ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और कहा कि इसको ना कीप इट रखना है, आगे बढ़ाना है, जो भी इसकी आएगी, जो भी संभावनाएं हैं, इसके जो भी एडवेंचर हैं वो अपने को रखने हैं। और अभी तो 5-7 साथियों ने मिलकर यह शुरू किया है हमने, और आगे भी इसमें और सदस्य बढ़ते जाएंगे, कंट्रीब्यूट करने वाले और सदस्य बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा और अच्छी संस्था हम स्थापित कर पाएंगे बालिकाओं के लिए। बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या जो लड़कियां मतलब पढ़कर आगे बढ़ रही हैं, क्या वो कुछ मदद करने के इरादे रखती हैं कि हम तो पढ़ गए और हमारे जो गांव की बच्चियां हैं हम उनको भी और आगे पढ़ाएंगे? ये भूख लगी है। तो इस तरह से कुछ उन लड़की वो लड़कियां भी चाहती हैं कि हम कुछ करें आपके साथ मिलकर, ऐसा जी कुछ है उनके मन में, या अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा अपने गांव के लिए? जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं श्री राजेश जी, वो भी इस प्रेरणा से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। और अब जितने भी स्कूल में फंक्शन होते हैं, अब सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकारी स्कूल में बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, तो उन सभी फंक्शनों के जो हम होस्ट रखते हैं, जो गेस्ट रखते हैं, वो उन्हीं बालिकाओं को रखते हैं जो यहाँ से पास आउट होकर निकल गई है। तो वो सभी बालिकाएं भी बहुत उत्साहित होकर आती है और हमें और बच्चों को साथ साथ में इंस्पिरेशन भी देती है आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है बच्चों को उनसे, और इससे फिर बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है स्कूल में। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। आपसे हमने एक सार्थक चर्चा की, हमारे दर्शकों ने सुना। और बताना चाहूंगी फिर से एक बार अपने दर्शकों को कि संजय कुमार जी एकदम धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, और जो धरातल पर मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत एक दिन सबको दिखती है। आज हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ के जो दर्शक हैं वो भी आपको देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का काम ही बस इतना है कि जो भी लोग अच्छी चीजें कर रहे हैं वो बस अपने तक ना रखें। और अपने मुंह से हम कहाँ तक बताएंगे कि हमने फला काम किया, फला काम किया। अगर हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें रख सकते हैं। आज के समय पर हम लोग देखते हैं संजय जी की बहुत सी जो मतलब
अनसन रील हैं जिनको नहीं हम नहीं चाहते हमारे बच्चे देखें, वो भी उनकी फीड में आ जाती हैं, देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं तो वो हमको सोशल मीडिया पर जरूर डालनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये तो फेसबुक चलाती हैं, इंस्टा चलाती हैं, यूट्यूब चलाती हैं, तो चलाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आप जरूर एक प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा ये जो लाइव टॉक विद राखी है, इसको इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया गया है कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो हर किसी तक नहीं पहुंच रहा है। तो मैंने ये ठान लिया है कि जो भी लोग अच्छी चीजें कर रहे हैं, मैं उनको ढूंढ ढूंढ कर अपने प्लेटफॉर्म तक लाऊंगी, और पूरे पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट कर बताएंगे कि ऐसे अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, जो समाज के लिए मतलब निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपका कोई ऐसा स्वार्थ तो नहीं जुड़ा है, ना ही आप कोई मीन्स कि आपको कहीं से फंडिंग हो रही है, ना ही सरकार से कहीं से आपको कोई लाभ मिल रहा है। बस आपने सोचा, आपने अच्छा किया। तो हम बोलते हैं ना कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी राह अपने आप बनती चली जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों, अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी संजय जी की तरह इस लाइव टॉक विद राखी पर आना चाहते हैं, समाज के सामने अपनी अच्छी चीजें, शिक्षा से, करियर से, या फिर रोजगार से संबंधित जो भी आपके पास विषय है या जो भी आप काम करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैसेंजर में बताइए। यूट्यूब पर भी ये लाइव हो रहा है, राखी गंगवार नाम से है। आप सब लोग आइए और अपनी बात रखिए, ताकि समाज में हम एक अच्छी चीज प्रसारित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जिन्होंने हमको सुना और हमको देखा। जी, राकेश थैंक जी, यू मैं सो मच। एक संदेश जी देना जी, चाहूँगा मैं अपने सभी शिक्षक बिल्कुल साथियों बिल्कुल को। सर। इंडिगो जो एयर फ्लाइट है उसका जो कॉकपिट है, उसके कॉकपिट के दरवाजे पर एक लाइन लिखी रहती है कि पायलट के लिए है वो, कि पायलट जब केबिन में जाए तो उससे पहले उस लाइन को पढ़कर जाए। तो वो लाइन लिखी हम्म। हुई होती है कि फ्लाइंग इज ए सीरियस प्रोफेशन, प्लीज डो नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यानी कि उड़ान एक गंभीर पेशा है, आप अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को इस केबिन के बाहर ही छोड़कर जाएं और फिर आप फ्लाइट उड़ाने का कार्य करें। तो मैं भी अपने बिल्कुल। शिक्षक साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि टीचिंग इज ए सीरियस प्रोफेशन, प्लीज डो नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट, कि शिक्षक बहुत शानदार। पढ़ाना भी एक गंभीर पेशा है, तो आप अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को विद्यालय गेट के बाहर ही छोड़कर जाएं। विद्यालय गेट के अंदर बिल्कुल जाकर हम बहुत शानदार। विद्यालय गेट के अंदर जाकर हम परिवार की बात न करें, रिश्तेदारों की बीमार होने की बात न करें, राजनीतिक बहस की बात न करें, किसी विवाद की बात न करें। वहां हम सिर्फ बच्चों की बात करें, अभिभावकों के सपनों की बात करें, देश के निर्माण की बात करें। बिल्कुल, वहां पर हमारा जो पूरा फोकस है वो बच्चों की शिक्षा पर होना चाहिए। हम मतलब जो हमारे बच्चों को हित में है, बस वही चीजें होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड। और हमारी जो अपनी पर्सनल चीजें हैं वो हमें गेट के बाहर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पूरा गांव हमें एक रोल मॉडल की तरह देख रहा होता है। पूरा गांव हमें कहते हैं ना, एक शिक्षक एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा आईना है जिसको पूरा गांव देखता है। उसके कपड़े कैसे हैं, वो उसका रहन सहन कैसा है, वो बात कैसे करता है, ये सारी चीजों से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो गांव वाले हैं, वो सीखते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ शिक्षक साथी हैं वो भी आपकी बात को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो कुछ और कहना चाहते हैं क्या आप संजय जी? हाँ जी, राकेश जी, आप पूछ रहे थे ना कि जो बच्चियां 12th पास करके जा चुकी हैं तो उनके लिए अब आपके पास में क्या प्लान है और उनके लिए आप क्या जी करते जी। हैं। तो मैं आपको, हाँ, उस समय सवाल छूट गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में ही मैंने एक एजुकेशन लाइब्रेरी के नाम से भी एक इंस्टीट्यूट डाला हुआ है, जिसमें बहुत शानदार। आफ्टर स्कूल टाइम, यानी कि 4 बजे के बाद में अपना समय वहाँ देता हूँ। तो जहाँ पर जो गरीब बालिकाएं होती है उनको तो निःशुल्क लाइब्रेरी की सभी सुविधाएं दी जाती है, और साथ में ही कैरियर की गाइडेंस और उनके कोर्स से रिलेटेड जो भी मुश्किलें आती है उनका भी समाधान कराया जाता है। और हमारे शिक्षक साथी जो स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट के, वो भी उन बच्चों का यहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं, जिससे गांव में बहुत सारी लड़कियां आज सरकारी जॉब में लगी हुई है।
बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा सर। इतनी पॉजिटिव हैं आप, इतने सकारात्मक हैं, और आपके जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है हमारे। और इस चैनल का मतलब ये है शिक्षा, करियर और रोजगार। तो आप इन तीनों चीजों को यहाँ पर साकार कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई आप जैसी पर्सनालिटी को यहाँ पर लाकर, लोगों ने सुना आपको, दर्शकों ने देखा, उनको भी लग रहा होगा कि वाकई में राजस्थान के एक शिक्षक हैं संजय कुमार जी, जो वाकई में अच्छी चीजें कर रहे हैं, और अच्छी चीजें बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और हम लोग फिर से कभी मिलेंगे जब आप कुछ नई चीजें करेंगे, कुछ और आगे अच्छी चीजें होंगी, तो हम फिर से एक बार आपको चैनल पे बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।